दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक अनजान आदमी से होती है जो आधी रात को मस्जिद की तरफ जा रहा था। रास्ते में जाते हुए वहां उसे एक कब्र दिखाई देती है और वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है। जब मस्जिद के मौलवी को कुछ महसूस हुआ कि शायद वहां पर कोई है, तो उसने लाइट ऑन करके उस आदमी को अंदर बुलाया और उसने उससे नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम सूफी बताया और वो जिस कब्र के पास बैठा था वो उसके मास्टर अब्बू की कब्र थी। सूफी उस मस्जिद में 10 साल बाद आया था। वो उस कमरे की हर एक चीज को इतनी गहराई से देख रहा था जैसे उसकी यहाँ से बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। सूफी मौलवी से कहता है कि आज के अजान मैं करूँगा। दरअसल मास्टर अब्बू की मौत के बाद उस मस्जिद में कोई भी नमाज पढ़ने नहीं आता था। उनकी मौत के बाद ये मस्जिद बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। सूफी जैसे ही अजान पढ़ना शुरू करता है, उसकी आवाज में एक जादू था। उस मस्जिद में कोई नहीं आता था, लेकिन सूफी की आवाज सुनकर वो मस्जिद लोगों से भर चुकी थी। नमाज पढ़कर जैसे ही सब लोग उठते हैं, वो लोग देखते हैं कि सूफी वहीं पर गिर जाता है। सब लोग वहां आकर सूफी को उठाने की कोशिश करते हैं और उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सूफी की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर सूफी की जैसे ही मौत हुई, सुजाता को एक बुरा सपना आता है। वो घबराकर उठ जाती है। सुजाता अपने पति राजीव के साथ दुबई में रहती है। अगले दिन एक आदमी राजीव के फोन में एक वॉइस मैसेज भेजता है और उसमें ये मैसेज था कि सूफी की मौत हो चुकी है और सुजाता को इस बारे में पता होना चाहिए। राजीव यहाँ सब कुछ जानता था कि सूफी और सुजाता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये क्या, राजीव के चेहरे पर किसी की मौत की खबर सुनकर उसे दुखी होना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर वो वॉइस मैसेज को सुजाता के सामने प्ले करता है। सुजाता जैसे ही वो वॉइस मैसेज को सुनती है, उसकी जैसे सारी दुनिया ही बिखर गई। सुजाता बोल नहीं सकती, लेकिन वो जैसे ही इस खबर को सुनती है, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। राजीव को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब वो सूफी की मौत पर अपना दुख भी जाहिर नहीं कर सकती थी। वो उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है और उसे बुरा भला सुनाने लग जाता है। सुजाता और राजीव की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सुजाता को देखकर ये लगता था कि वो अभी भी सूफी से प्यार करती है। और सूफी की मौत के बाद राजीव को लगता था कि शायद अब कुछ मुमकिन हो। इसलिए राजीव सुजाता से कहता है कि वो सूफी के अंतिम संस्कार में उसे लेकर जाएगा, कि सूफी को मरा हुआ देखकर शायद सुजाता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर जाती है, जहाँ पर सूफी और सुजाता पहली बार मिले थे। जब सुजाता बस में ट्रेवल कर रही थी तो उसने अचानक सूफी को देखा, लेकिन सूफी सुजाता को देखकर भी वो अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। सूफी थोड़ी देर के लिए बस से नीचे उतरता है और इसी बीच बस चली जाती है। सूफी को बस छूटने का इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन उसकी माला उसी बस में रह गई थी। सूफी बस में नहीं चढ़ा था, इसलिए सुजाता उसे यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। उसके बाद उसकी नज़र उसकी सीट पर पड़ती है, जहाँ पर उसकी माला पड़ी हुई थी। वो सूफी की माला को उठा लेती है। सुजाता को भी पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। वो बिना वजह खुश हो रही थी। सुजाता के घर वालों को उसके लिए पति ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होनी थी, क्योंकि सुजाता बोल नहीं सकती। लेकिन अचानक राजीव नाम के लड़के का सुजाता के लिए रिश्ता आ गया। ये सुनकर उसके घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, इसलिए वो लोग तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फिर सुजाता सूफी की माला उठाकर वो मास्टर अब्बू के घर चली जाती है। मास्टर अब्बू कोई धुन बजा रहे थे। उन्हें संगीत का बहुत शौक था और वहीं सुजाता को नाचने का बहुत शौक था। वो उनकी धुन पर अक्सर नाचा करती थी। सुजाता नाच ही रही थी, उसे अचानक अजान की सुरीली सी आवाज सुनाई देने लगी। मास्टर अब्बू जैसे ही इस आवाज को सुनते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यह आवाज सूफी की है। वो सुजाता से कहते हैं कि यह आवाज उनके प्यारे शिष्य सूफी की है और ये आवाज जिस भी मस्जिद से आ रही है, उन्हें वहाँ जाना है। मास्टर अब्बू उस मस्जिद में जाना चाहते थे जहाँ से आवाज आ रही थी। वो चल नहीं सकते, इसलिए वो ड्राइवर को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनका ड्राइवर अभी था ही नहीं। इसलिए वो सुजाता से कहते हैं कि सूफी की आवाज जहाँ से भी आ रही है, वो सूफी को वहाँ से बुलाकर मेरे पास लेकर आए। तभी अचानक मास्टर अब्बू की नजर वही माला पर पड़ती है जो सुजाता के पास थी।
मास्टर अब्बू कहते हैं ये माला तो सूफी की है। इस पर सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद सुजाता मस्जिद में जाती है और अपनी चूड़ियों से इशारा करके सूफी को अपने पास बुलाती है और उसे मास्टर अब्बू के बारे में इशारों ही इशारों में बता देती है। इस तरह उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। कुछ वक्त बीतता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। सुजाता मास्टर अब्बू के घर पहले भी आया करती थी, लेकिन अब आने की वजह कुछ और ही थी। वो उनके घर आती और घंटों तक सूफी को नाचते हुए देखती रहती। वो ये देखकर हैरान रह जाती कि सूफी नाचते नाचते अपने एक अंगूठे में खड़ा हो जाता था। वो इशारों में मास्टर अब्बू से पूछती कि ये सब कैसे मुमकिन है। मास्टर अब्बू से बताते कि सूफी रब के बहुत करीब है और उसके लिए ये सब करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। सुजाता एक दिन मस्जिद जाती है और वो सूफी से कहती है कि वो भी उसी की तरह नाचना सीखना चाहती है। सूफी अपनी तरह नाचना उसे सिखाने लग जाता है। तभी अचानक सुजाता का पैर फिसल जाता है। सूफी जैसे ही सुजाता को पकड़ता है, उसकी चूड़ियाँ उसके हाथ में आ जाती हैं। सुजाता वहाँ से चली जाती है, लेकिन सूफी उसकी चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर अपने पास रख लेता है। अब सुजाता को देखने के लिए राजीव के घर वाले आ चुके थे, लेकिन उस वक्त सुजाता का ध्यान पूरी तरह सूफी की अजान पर था। राजीव ने एक खत में सुजाता के लिए कुछ लिखा था, लेकिन सुजाता उस खत को बड़ी ही बेरहमी से फाड़कर फेंक देती है। और फिर सुजाता सूफी के लिए एक खत लिखती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। दोनों उसी डायरी के जरिए एक दूसरे से बात करने लगे। एक दिन मास्टर अब्बू सूफी और सुजाता के बीच की बातें सुन लेते हैं। तभी सुजाता तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मास्टर अब्बू इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो सूफी की दी हुई शहनाई को तोड़ देते हैं। वो सूफी से कहते हैं कि उसने उनका भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो उनके घर से निकल जाए। जाते हुए वो सूफी से कहते हैं कि यदि उसे कोई साथी या कोई परिवार की जरूरत है तो इसके लिए सही रास्ते भी हैं। सूफी की नजरों में अपने गुरु की बहुत इज्जत थी, इसलिए वो अगले दिन जो सुजाता की चूड़ियों के टुकड़े उसने संभाले थे वो उन्हें पानी में फेंक देता है। यहाँ पर सुजाता जब सुबह उठती है तो उसकी दादी का अलार्म बजा जा रहा था। तभी सुजाता अपनी दादी के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी दादी नींद से उठी ही नहीं। दरअसल उनकी मौत हो चुकी थी। सुजाता अपनी दादी के बहुत करीब थी, इसलिए उसकी दादी का उसे बहुत दुख था। अगले दिन शोक सभा में सूफी भी वहाँ आया था। सुजाता इशारों ही इशारों में सूफी से कुछ बात करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनको एक आदमी नोट कर रहा है। सूफी उस डायरी में कुछ लेकर जाता है और वो डायरी वहीं पर रख जाता है। उस डायरी को सुजाता के उठाने से पहले वो आदमी उसे उठा लेता है। वो आदमी उस डायरी को पढ़कर सुजाता के पिता के पास चला जाता है। सुजाता के पिता ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधा मास्टर अब्बू के घर जाते हैं और उन्हें बुरा भला सुनाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर राजीव सुजाता को लेकर इंडिया आ चुका था और वो उसी जगह में पहुँच चुके थे जहाँ सूफी को दफनाया जा रहा था, लेकिन सुजाता को वहाँ पर नहीं ले जाया गया था। तभी राजीव सफीक से कहता है कि सुजाता को एक बार सूफी को देखना है, लेकिन सफीक कहता है कि औरतों का यहाँ पर आना मना है। राजीव को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो दुबई से इंडिया सिर्फ इसी काम के लिए आया था। इसके बाद सूफी को दफना दिया जाता है। जब राजीव घर वापस आता है तो सुजाता ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। कमरे में वो एक बॉक्स को खोलती है, उसी के अंदर सूफी की माला थी। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक पर जाती है, जहाँ पर सुजाता सूफी को ढूंढती हुई मास्टर अब्बू के घर जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि सूफी ये शहर छोड़कर जा रहा है। फिर सुजाता वहाँ से भागती हुई सूफी से मिलने जाती है और आखिरकार सूफी उसे मिल जाता है। सूफी उसे अपनी माला देकर कहता है कि ये माला तुम अपने पास ही रखना, यदि मास्टर अब्बू हमारा रिश्ता कबूल करते हैं, और यदि वो कबूल नहीं करेंगे तो इस माला को मेरी कब्र में डाल देना। वहाँ से सुजाता अपने घर जाती है। घर से वो सामान लेकर बाहर निकलने लगती है। तभी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके पिता उससे कहते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि सुजाता बोल नहीं सकती तो उन्होंने दूसरा बच्चा करने से मना कर दिया। उन्हें लगा था कि यदि हमारा दूसरा बच्चा बोलेगा तो ये बात सुजाता को अच्छी नहीं लगेगी। ये बात सुनकर सुजाता रुक जाती है और फिर से चलने लग जाती है। तभी उसके पिता अपने आप को जोर जोर से मारने लग जाते हैं। सूफी सामने खड़ा ये सब देख रहा था।
सुजाता उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसे अपने पिता के दर्द का भी एहसास हो रहा था। इसलिए वो पीछे मुड़कर सूफी की माला अपने पिता के हाथों में पकड़ाकर कमरे के अंदर चली जाती है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। रात को सुजाता के माता पिता राजीव से बताते हैं कि सुजाता बहुत अच्छा नाचती थी। राजीव ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने 10 सालों में कभी भी सुजाता को नाचती हुई नहीं देखा था। मतलब उसने सूफी के साथ अपना नाचना भी छोड़ दिया था। फिर राजीव कमरे में जाता है। वो देखता है कि सूफी की माला सुजाता ने अपने गले में पहनी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है ये शादी करके उसने सबसे बड़ी गलती की है। वो चिल्लाते हुए अपना पासपोर्ट यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है। राजीव ने अपना पासपोर्ट वॉलेट में रखा था, लेकिन उसे कहीं भी अपना पासपोर्ट नहीं मिलता। वो सुजाता के माता पिता से कहता है कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, और उसे महसूस होता है कि शायद उसका वॉलेट सूफी की कब्र में गिर गया है। असल में जब वो सूफी की कब्र में मिट्टी डाल रहा था तो उसका पैर अचानक से फिसल गया था, तो उसे लगता है कि शायद उसका वॉलेट वहीं पर गिर गया होगा। फिर सुजाता के पिता एक कुमारा नाम के आदमी को कॉल करते हैं, जो कब्र खोदने का काम करता था। और अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि एक बार जो कब्र बंद हो जाती है उसे दोबारा नहीं खोल सकते। इसके लिए कुमार पहले तो मना करने लग जाता है, लेकिन सुजाता के पिता जब उसके घर के उसे कागज ऑफर करते हैं तो वो इसके लिए मान जाता है। और वो रात को तीनों कब्र के पास चले जाते हैं। वो लोग कब्र की सारी मिट्टी को खोदकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसका वॉलेट वहाँ पर भी उसे नहीं मिला। तभी वहाँ पर सुजाता पहुँच जाती है और वो राजीव का वॉलेट उसे पकड़ा देती है। दरअसल सुजाता को उसका वॉलेट पहले ही मिल चुका था। जब उसने उसके माता पिता से राजीव को बात करते हुए सुना कि उसका वॉलेट खो चुका है, तो उसने सोचा कि सूफी की माला को कब्र में डालने का यही सही मौका है। इसलिए वो चाहती थी कि सूफी की कब्र को फिर से खोदा जाए। सुजाता के पिता जब ये बात सुनते हैं तो सुजाता को जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। राजीव ये सब देखकर भी सुजाता का साथ देता है और वो सूफी की माला को कब्र में डाल देता है। और इस तरह सूफी और सुजाता की विश पूरी हो गई थी। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सुजाता अपने पति राजीव के साथ दुबई जा रही है और अब वो पहले से ज्यादा खुश है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।